अपने विश्लेषण की शुरुआत इन दो तस्वीरों से हम करना चाहते हैं, जिनमें आपको वक्फ के मुद्दे पर हमारा देश ब्लैक और व्हाइट में नजर आएगा। एक तरफ भारत के वो मुसलमान हैं जो संसद में वक्फ बिल के पास होने पर जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उन मुसलमानों की है जिन्होंने नए वक्फ कानून को मुसलमानों के साथ ज्यादती बताया है। यानी एक तरफ विरोध है और दूसरी तरफ आपको जश्न दिखाई देगा, और ये सब एक ही देश में हो रहा है, एक ही कानून को लेकर हो रहा है। आप सोचिए, वक्फ कानून को लेकर मुसलमान जश्न भी मना रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में इस नए वक्फ कानून के खिलाफ जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भारत के सभी आम मुसलमानों ने इस कानून का विरोध ही किया है। विपक्षी दलों ने तो यह कहा था कि अगर यह बिल संसद से पास हुआ तो भारत का मुस्लिम समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और देश भर में इसके खिलाफ पहले दिन से ही आंदोलन शुरू हो जाएंगे। लेकिन कल देर रात राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद भी देश में बड़े स्तर पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, और इससे यह पता चलता है कि जिस तरह से विपक्ष के नेता इस बिल को देख रहे थे, उससे शायद भारत के सभी आम मुसलमान सहमत नहीं हैं। और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, जहां दिल्ली, अलीगढ़, भोपाल और मुंबई जैसे शहरों में इसी देश के मुसलमानों ने इस बिल के पास होने का जश्न मनाया है। तो जश्न की तस्वीरें आप देख लीजिए। आपको याद होगा, इससे पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के मामले को लेकर भी यही कहा जाता था कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बना तो भारत में शहरों में सड़कों पर आग लग जाएगी, पूरा देश जल उठेगा और अरब के देश भारत को कच्चा तेल देना बंद कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आज अयोध्या में राम मंदिर भी बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 इस्लामिक देश अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दे चुके हैं, और इनमें वो फिलिस्तीन भी शामिल है जिसका नाम लेकर हमारे देश के नेता सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर भारत के आम मुसलमानों से ज्यादा भारत के विपक्षी नेता परेशान हो रहे हैं। इस बिल के संसद में पास होने के बाद विपक्ष के कुछ नेता अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस नए वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की है। इनमें से एक याचिका असदुद्दीन ओवैसी ने दायर की है और दूसरी याचिका बिहार से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने दायर की है। इसके अलावा तमिलनाडु की डीएमके पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने का ऐलान किया है, और ऐसी पार्टियों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है जो अब अदालत जा रही हैं इस कानून को रुकवाने के लिए। वर्ष 2019 में जब मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था, तब भी विपक्ष के कई नेता अगले ही दिन बिल्कुल ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को संवैधानिक माना था और आज भी यह कानून हमारे देश में लागू है, पूरे देश में लागू है, जिससे 3 तलाक के मामलों में 96% की कमी आई है। और अब केंद्र सरकार का कहना है कि यह नया कानून भी वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बिल के पास होने पर देश के लोगों को बधाई दी है और कहा है कि यह गरीब और पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। देश का नेता कैसा हो, मोदी भाई कैसा हो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। और थोड़ा पीछे बेटे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो हमने अलीगढ़ में मोमबत्ती का वक्फ संशोधन बिल का सिंबल बना करके और कैंडल जला करके खुशी का इजहार किया है। और जो पुराना कानून था, तानाशाही कानून वक्फ बिल का, तो उस कानून का, काले कानून का खात्मा हुआ।
शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय। ऐसी सौगात दी है जिससे हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। हमारा जो परेशानी थी, हमारी जो गरीबी थी, वो इंशाअल्लाह इस वक्त बिल में अमेंडमेंट के बाद बदल जाएगा। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि इस समय नए वक्फ कानून की भारत को कोई ज़रूरत नहीं थी और ये कानून सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है, उन्हें केरल की इन तस्वीरों को आज ज़रूर देखना चाहिए। इन तस्वीरों को मिस मत कीजिए, बड़ी ख़ास तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें केरल के एर्नाकुलम ज़िले की हैं, जहां मुनम्बम नाम का एक बहुत बड़ा इलाका है और इस इलाके में 400 एकड़ की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। इस ज़मीन पर 600 परिवार रहते हैं, जिनमें से 400 परिवार अल्पसंख्यक ईसाई धर्म से हैं और अब भी ये वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ अदालत में लड़ रहे हैं। यानी सोचिए कि एक तरफ एक अल्पसंख्यक वर्ग है और वो दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग से उसके गांव की ज़मीन छीन रहा है और इस बिल के पास होने के बाद यहाँ के अल्पसंख्यक क्रिश्चियंस ने जश्न मनाया और कहा कि इस बिल को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही ला सकते थे। यानी अब देश भी कह रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है और मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। आज हमारे देश के विपक्षी नेताओं को यह भी सोचना होगा कि क्या वो इन अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, क्या इनके लिए भी उतनी ही चिंता करेंगे जितनी अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए हमारे देश के विपक्षी नेता चिंता करते हैं। शायद नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इस अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या बहुत कम है। इनकी संख्या इतनी कम है कि ये ना तो किसी को चुनाव जिता सकते हैं ना हरा सकते हैं, इसलिए इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। ये पहली बार है जब मोदी सरकार ने किसी बिल पर सबसे ज्यादा चर्चा कराने के बाद इसे संसद में पास कराया है और ये बिल भी आधी रात को पास हुआ। लोकसभा में वक्फ बिल देर रात 2 बजे पास हुआ और राज्यसभा में देर रात 2:33 पर पास हुआ। सरकार के लिए इसमें चिंता की बात भी है और वो चिंता की बात है विपक्ष की जबरदस्त एकता। इस एकता को मोदी सरकार तोड़ नहीं पाई। लोकसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े और राज्यसभा में इसके पक्ष में 127 वोट पड़े और विरोध में 95 वोट पड़े। कहने को आपको ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल लग रही होगी, लेकिन इससे यह पता चलता है कि वोटिंग के दौरान विपक्षी पार्टियों का एक भी वोट इधर से उधर नहीं हुआ, बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के 7 वोट और बढ़ गए। विपक्ष की संख्या 88 थी, लेकिन वोट पड़े 95। अब तक ऐसे मौकों पर वोटिंग के दौरान सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखर जाता था, उसकी वोट बिखर जाती थी, लेकिन पहली बार सरकार की तरह विपक्ष का भी एक सांसद आधी रात तक इस बिल के खिलाफ वोट डालने के लिए संसद में बैठा रहा और हमें लगता है कि इससे देश के आम मुसलमानों को भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और शायद चुनाव में इससे विपक्ष के मुस्लिम वोट और भी बढ़ेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, विपक्ष चाहता था मुस्लिम तुष्टीकरण हो और उन्होंने देश के मुसलमानों को यह पूरा संदेश दे दिया कि चुनाव में इससे उन्हें फायदा हो। हालांकि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेता आज भी ये कह रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ 10 या 20 सांसदों की ज्यादा संख्या की वजह से समर्थन ले लिया और ये बिल पास करा लिया और ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, बहुत ही मामूली मार्जिन से ये जीत सरकार को मिली है, क्योंकि जीत के लिए चाहिए थे 272 और सरकार को मिले हैं 288। कोई बहुत बड़े मार्जिन से सरकार ने इसे पास नहीं कराया है, ऐसा कांग्रेस और विपक्ष के नेता कह रहे हैं और वो उनका ये भी कहना था कि ये जो मार्जिन है इतना मामूली है कि जिस दिन ये भी चला गया उस दिन सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आज कांग्रेस और विपक्षी दलों को ये भी याद रखना चाहिए कि जब वर्ष 2013 में वक्फ बिल पास हुआ था, उस समय लोकसभा में लोकसभा में कांग्रेस के 206 सांसद थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और 206 सांसद कांग्रेस के थे और
इतनी संख्या के आधार पर भी उन्होंने ये बिल पास करा लिया था। और तब से अगर आप तुलना करें तो उस समय कांग्रेस के 206 सांसद थे और बीजेपी के आज 240 सांसद हैं। और वर्ष 1995 में जब इससे पहले वक्फ कानून में संशोधन हुआ था तब भी कांग्रेस के लोकसभा में 232 सांसद थे, लेकिन आज बीजेपी के उससे भी ज्यादा 240 लोकसभा सांसद हैं। और 240 सांसदों में भी बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस बिल को बहुत आराम से पास करा लिया। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मुझे इस पे कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पे चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान की। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ये बहुत बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, उनका इंस्टीट्यूशन है ये, और इस तरह से उसको बुलडोज करके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इसको पास करना, मैं समझती हूँ कि ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। मुझे कोर्ट जाना चाहिए, असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। और जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। देखिए, अब तो आगे के जो भी कदम होंगे विपक्ष उठाएगा, लेकिन ये कि जिस तरह से उन्होंने मेजॉरिटी के बल पे किया है, तो जो संविधान में प्रावधान है उनका जो खुला उल्लंघन होगा उसको लेके कोई भी कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेगा। आज मुसलमानों की बारी है, कल हिंदुओं की होगी, बौद्ध धर्म, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, सबकी बारी बार बार आएगी। ये सरकार जमीनें छीनकर सब कुछ बेच चुकी है, अब जो बची है इसको अपने मित्रों को देना चाहती है। ये पूरा जो संपत्ति है लाखों करोड़ों की वक्फ बोर्ड की, वो अपने कब्जे में लेने के लिए बिल लाया है, खास करके जमीनें, लैंड्स। अब देखिए आने वाले दिनों में लैंड्स किसके खिस्से में जाती है। अभी से सौदा शुरू हो गया है ये लोगों का। ये लोग ऐसे सीधे लोग नहीं है, जब जमीन दिखते हैं तो पागल हो जाते हैं। इस नए कानून के लागू होने के बाद जो सबसे पहला बदलाव आपको दिखाई देगा वो ये है कि देश भर में वक्फ की ऐसी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी जो सरकारी जमीनों पर हैं और जिनके कागजात नहीं हैं। इसलिए अब कागज दिखाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है और राजस्व विभाग ने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जो 1,24,000 संपत्तियां और जमीनें हैं, उनमें से सिर्फ 2,500 जमीनों के ही कागजात हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास जो 7,785 जमीनें हैं, उनमें से भी सिर्फ 430 जमीनों के ही कागज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 98% जमीनें अब खतरे में आ सकती हैं और ये जमीनें अभी बिना किसी कागजात के, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं। हालांकि यहां केंद्र सरकार की बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसने संसद में बहस के दौरान यह कहा कि पुरानी मस्जिदों और कब्रिस्तान की जमीनों में सरकार का कोई दखल नहीं होगा। अब हम आपको भारतीय वायुसेना के जैगुआर फाइटर जेट की वो लपटें दिखाएंगे जिनमें 28 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। किसी भी वीर सैनिक की यह ख्वाहिश होती है कि वो देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो और सैकड़ों दुश्मनों को मारकर ही मरे, लेकिन इस घटना ने इस शहीद की ये इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। आज जब उनका पार्थिव शरीर
हरियाणा के रेवाड़ी में उनके गांव पहुंचा, तब वहां सब लोग भावुक थे और गांव का बच्चा बच्चा उनकी अंतिम विदाई में उनके साथ चल रहा था। शहीद सिद्धार्थ यादव सिर्फ 28 साल के थे। 2 हफ्ते पहले ही उनकी सगाई हुई थी और किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि उनके साथ इस तरह की दुर्घटना होगी जिसमें उनकी जान चली जाएगी। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब एक नाइट ट्रेनिंग मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन मनोज कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी, लेकिन इसके बाद उड़ान के ही दौरान जैगुआर फाइटर जेट में कोई खराबी हुई और ये फाइटर जेट क्रैश हो गया। अब तक भारत में जब भी ऐसी दुर्घटनाएं होती थीं तो उनके लिए पुरानी पीढ़ी के मिग लड़ाकू विमानों को दोषी माना जाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेन क्रैश होते थे वो मिग सीरीज़ के ही प्लेन थे और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए इन लड़ाकू विमानों को फ्लाइंग कॉफिन का नाम तक दे दिया गया था, जिसका मतलब होता है कि ये हवा में उड़ते हुए ताबूत हैं। कहा जाता था कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये प्लेन इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं कि अब ये उड़ने लायक नहीं है, इसलिए इनमें बार बार कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है, इनकी मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इन हवाई जहाज़ों को, इन प्लेन्स को दोष दे दिया जाता था। ये प्लेन्स रशिया में बने थे। फिर कहा गया कि अब हमें नए प्लेन्स खरीदने चाहिए। फिर नए प्लेन खरीदे भी गए, लेकिन अब बड़ा बदलाव जो आप देख रहे हैं वो ये है कि अब हमारे देश में सुखोई, जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस जैसे नई पीढ़ी के फाइटर जेट भी क्रैश हो रहे हैं। यानी ये क्रैश बंद नहीं हो रहे, दुर्घटनाएं बंद नहीं हो रही, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे लड़ाकू विमानों की कोई टेक्नोलॉजी है, कि ये लड़ाकू विमान में कोई खराबी है, या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। 4 जून 2024 से 2 अप्रैल 2025 के बीच, ये समझ लीजिए लगभग 1 साल में, भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, जिनमें से 2 जैगुआर फाइटर जेट थे, 1 मिराज था और 1 सुखोई फाइटर जेट था। और इनमें भी 1 जैगुआर फाइटर जेट पिछले महीने ही क्रैश हुआ था। इसके अलावा पिछले महीने पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो गया था, जिसे AN-32 कहा जाता है, और ये 2 इंजन वाला सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन ये भी हमारे देश में क्रैश हो गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं, लेकिन भारत में पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी अब क्रैश हो रहे हैं और एडवांस्ड जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स भी हमारे यहां क्रैश हो रहे हैं। जब कोई मिग सीरीज का लड़ाकू विमान क्रैश होता है तो ये बात मानी जा सकती है कि ये पुरानी पीढ़ी के आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले बहुत पुराने हो चुके लड़ाकू विमान हैं और इनमें कई खामियां हैं। लेकिन जब नई पीढ़ी के या अपग्रेडेड लड़ाकू विमान क्रैश होते हैं तो इसके पीछे की वजह को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं, जिन पर वायुसेना और सरकार ने कई बार चिंता जताई भी है। दिसंबर 2024 में संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर एक नई रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह बताया गया था कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच कुल 35 फाइटर जेट्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स क्रैश हुए थे और इनमें सबसे ज़्यादा 54% दुर्घटनाएं ऐसी थीं जिनमें किसी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर में कोई खामी या टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि ये 54% क्रैश ह्यूमन एरर की वजह से हुए थे, जिनमें पायलट या किसी और ऑफिसर की गलती थी। और शायद यही कारण है कि हमारे देश में मिग लड़ाकू विमानों के बाद जो नए लड़ाकू विमानों की खेप आई, उनमें अलग अलग सीरीज के भी कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन यहां सरकार ने संसद में यह भी बताया था कि अब भारत में ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम हो रही हैं और पहले जहां 10,000 फ्लाइंग आवर्स पर दुर्घटना होने की दर 0.9 थी, वो दर अब वर्ष 2020 से 2024 के बीच 0.2 पर आ गई है। हालांकि अब भी सेना और सरकार को यह सोचना होगा कि अगर ह्यूमन एरर के कारण सबसे ज्यादा क्रैश हो रहे हैं तो हम इन दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं और कैसे अपने वीर सैनिकों को शहीद होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जब कोई फाइटर जेट क्रैश होता है तो उसमें बड़ा नुकसान उस फाइटर जेट का नहीं होता, बल्कि उससे भी बड़ा नुकसान हमारे वीर सैनिकों के शहीद होने से होता है। हमारे ट्रेंड पायलट्स जब शहीद हो जाते हैं उससे हमारा नुकसान होता है
और इस बार हमारे देश ने इस दुर्घटना में 28 साल के एक प्रतिभाशाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को खो दिया है। हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था, हमारी जो ख़ानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे, मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो। माता की एक अभी 23 मार्च को उसकी रिंग सेरेमनी थी यहाँ पर सेक्टर 7 में दिल्ली में द्वारका में, और अच्छा माहौल था और अचानक ये पलटी। उनके साथ जगुआर में कमांडिंग अफसर रात थे उनके, तो उसमें तकनीकी खराबी हो गई थी, तो उन्होंने एक ने तो एग्जिट कर लिया। उन्होंने एक गांव था उसको बचाने के चक्कर में एग्जिट नहीं कर पाया। तो आज बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इस बात की एक गहन जांच होनी चाहिए कि पहले मिग फाइटर जेट्स को दोष दे दिया जाता था, लेकिन अब ये नई जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं ये कैसे क्रैश हो रहे हैं। अब हम आपको भारत के स्टार्टअप्स पर चल रहे एक नए विवाद के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम भारत के स्टार्टअप्स की तुलना चीन के स्टार्टअप्स से करें तो चीन के स्टार्टअप्स सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं और भारत के स्टार्टअप्स आज भी आलू के चिप्स बना रहे हैं। और वो दिन कब आएगा जब भारत के स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ईवीज पर भी काम करेंगे। आजकल आप हमारे देश में स्टार्टअप्स का बड़ा शोर सुनते होंगे। सरकार का सारा जोर स्टार्टअप्स पर है। स्टार्टअप्स बहुत फैशन में हैं और बड़ी संख्या में हमारे देश में स्टार्टअप कंपनीज बन भी रही हैं। लेकिन ये स्टार्टअप कंपनियां कर क्या रही हैं, इनका योगदान क्या है? ये सारा विवाद भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के उस बयान से शुरू हुआ जो उन्होंने स्टार्टअप्स महाकुंभ नाम के एक कार्यक्रम में दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि जो कुछ भारत के स्टार्टअप्स ने अभी तक किया है वो काफी नहीं है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? पीयूष गोयल ने 4 बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, क्या भारत के लोग सिर्फ कम तनख्वाह पाने वाले, कम वेतन पाने वाले डिलीवरी बॉयज या गर्ल्स बनकर ही रह जाएंगे?
क्या हमारा देश डिलीवरी बॉयज का देश बन जाएगा? जबकि चीन लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में नए नए काम कर रहा है, उसके स्टार्टअप्स लगातार नया इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय स्टार्टअप्स को यह सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ईवी के क्षेत्र में भारत में आज भी केवल 1000 स्टार्टअप्स हैं या फिर उससे भी कम। तीसरा, भारत के स्टार्टअप्स को यह देखना चाहिए कि वो भविष्य के लिए काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म कमाई में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म। और चौथा, बड़े बड़े अरबपतियों के बच्चे, करोड़पतियों के बच्चे लग्जरी ब्रांड्स बना रहे हैं और उसी को स्टार्टअप्स कह रहे हैं। इन्हें स्टार्टअप नहीं कहा जा सकता। सिर्फ अच्छी पैकेजिंग करके, हेल्दी, ग्लूटेन फ्री या वीगन जैसे लेबल्स लगाकर किसी प्रोडक्ट को बाजार में बेच देना ही स्टार्टअप नहीं होता। कोई फैंसी आइसक्रीम बनाना, कोई केक बनाना, यह स्टार्टअप नहीं है। पीयूष गोयल असल में इनोवेशन और स्टार्टअप के सही मायने बताना चाहते थे। इनोवेशन क्या होता है, स्टार्टअप की सही परिभाषा क्या होती है, लेकिन कुछ लोगों को उनका यह बयान पसंद नहीं आया और फिर इसी पर एक नई बहस शुरू हो गई। ज़ेप्टो नाम की कंपनी के सह संस्थापक आदित्य पालीचा ने कहा कि आज लगभग 1.5 लाख लोग ज़ेप्टो की नौकरी से अपना घर चलाते हैं और उनकी कंपनी सरकार को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स दे रही है, जबकि ये कंपनी 3.5 साल पहले तक अस्तित्व में नहीं थी। क्या ये इनोवेशन नहीं है? क्या ये चमत्कार नहीं है? उन्होंने ये भी पूछा कि भारत के पास खुद का AI मॉडल आज क्यों नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व बोर्ड मेंबर मोहनदास पाई ने पूछा कि भारत में बहुत सारे छोटे डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं, लेकिन उनके लिए फंड कहां है, वो कैसे काम करें। Chinese government announced many years ago they're going to spend $150 billion on AI by 2022 or 2023, and they invested. They've been pouring money into the EV area for the last 15 years. BYD has got huge amount of subsidies. They've been pouring money into R&D. What has government of India done? Have they spent enough money on EVs? Have they spent enough money on R&D? What is the point of just abusing all these young people and making them feel bad, whereas they have struggled in this country for long with the lack of capital? India venture capital and startups only got $160 billion from 2014 to 2024, out of which maybe 70-80% is foreign money. China invested $840 or $860 billion. America $2.32 trillion. Where's the money? अब हमें यह समझना चाहिए कि क्या भारत के स्टार्टअप्स सिर्फ घर पर खाना और बाकी सामानों की डिलीवरी करने वाले ऐप्स बनकर रह जाएंगे, या गाड़ियां, होटल और हवाई जहाज़ के टिकट बुक करने वाले ऐप्स बनाने तक ही सीमित रह जाएंगे? क्या हमारे देश में सिर्फ हमारे जो युवा हैं ये डिलीवरी बॉयज़ बनकर रह जाएंगे? स्टार्टअप्स के आंकड़े अगर देखें तो आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 9 साल पहले जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तब भारत में मात्र 500 स्टार्टअप काम कर रहे थे और इनकी संख्या अब 1,59,000 से ज्यादा हो चुकी है। इन स्टार्टअप से 16,67,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन हमारे ही देश में 90% स्टार्टअप्स शुरुआती 5 साल में बंद भी हो जाते हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन भारत की बड़ी समस्या यह है कि यहां करोड़ों की संख्या में ऐसे युवा हैं जिनके पास बेसिक शिक्षा तो है, लेकिन ना तो कोई स्किल है और ना ही उनके पास रोजगार है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने और भारत के स्टार्टअप्स ने इन बेरोजगारों को ही भारत की असली ताकत समझ लिया है और उन्हें यह लगा कि ऐसा बिजनेस आइडिया लाया जाए बाजार में जिससे बहुत सस्ते दामों पर इन बेरोजगार युवाओं को डिलीवरी बॉयज बना दिया जाए, ड्राइवर्स बना दिया जाए, या फिर इनसे कॉल सेंटर्स में काम करवाया जा सके। और इतना चीप लेबर दुनिया के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा, जहां युवा जो है उसकी बेसिक एजुकेशन है उसके पास, लेकिन स्किल सेट ना होने की वजह से, काबिलियत इतनी ना होने की वजह से वो बहुत सस्ते दाम पर कुछ भी मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। असल में गलती किसकी है? इसमें गलती ना तो स्टार्टअप्स की है और ना ही इन बेरोजगार युवाओं की है। गलती है 75 साल से चले आ रहे भारत के प्रशासन की, हमारे देश के सिस्टम की, हमारे देश के इकोसिस्टम की,
जिसमें हमने कभी भी ना तो शिक्षा पर ध्यान दिया और ना ही स्किल पर ध्यान दिया। चीन के स्टार्टअप्स के साथ तुलना करने से पहले हमने देखिए बड़ी आसानी से यह तुलना तो कर दी कि चीन के स्टार्टअप्स को देखिए और हमारे स्टार्टअप्स को देखिए, लेकिन उससे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था की तुलना भी चीन की शिक्षा व्यवस्था से करनी चाहिए थी। जरा चीन की शिक्षा व्यवस्था देखिए और फिर अपने देश की शिक्षा व्यवस्था देखिए। चीन के स्कूलों को देखिए, कॉलेजेस को देखिए, फिर हमारे देश के गांव देहात के स्कूलों और कॉलेजों को देखिए। हमारे देश में उन युवाओं में 18% बेरोजगारी है जिन्होंने सिर्फ स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। ग्रेजुएट युवाओं में 29% बेरोजगार हैं, जबकि ऐसे लोग जो बिल्कुल अनपढ़ हैं उनमें बेरोजगारी दर मात्र 2.4% है। इससे आपको क्या पता चलता है? जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। जो स्कूल तक पढ़े हैं उनमें उससे दूसरे नंबर पर बेरोजगारी दर है, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनमें सबसे कम बेरोजगारी दर है। यानी पढ़े लिखे लोगों में हमारे देश में ज्यादा बेरोजगारी है। लोग पढ़ लिख जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं लगती, और यही कारण है कि फूड डिलीवरी एप्स पर काम करने वाले 7 से 10 लाख लोगों में से 1/3 लोग ग्रेजुएट्स हैं। ये वो ग्रेजुएट्स हैं जो डिलीवरी बॉयज बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बावजूद इसके कि वो ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास एक तो नौकरी नहीं है और दूसरी बात यह है कि कोई स्किल सेट भी नहीं है। इसलिए कभी उन्हें डिलीवरी बॉय बनना पड़ता है, कभी वो गाड़ी चलाने लगते हैं, कभी कोई और छोटा मोटा काम करने लगते हैं, और या फिर किसी को अगर अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है तो वो कॉल सेंटर में नौकरी करने लगता है। और ये जो डिलीवरी बॉयज हैं ये तो महीने में 20,000 रुपये से भी कम कमा पा रहे हैं। इसलिए इसमें एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। काम तो सभी कर रहे हैं, स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं, वो भी स्टार्टअप्स को भी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है। कोई स्टार्टअप ये नहीं चाहता कि वो 2-4 साल में जाकर बंद हो जाए, इसलिए सब पैसा कमाना चाहते हैं, सब सफल होना चाहते हैं। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि हमारे देश की हालात क्या हैं, हमारे देश में चलता क्या है, हमारे देश के बाजार में ज़रूरत किस चीज़ की है, और हमारा जो प्लस पॉइंट है यानी हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत तो ये कभी थी ही नहीं कि हमारे देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारे देश में बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, हमारे देश में R&D हो रहा है। ये तो हमारी ताकत कभी रही ही नहीं। अब ज़रूर पिछले कुछ वर्षों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्किल सेट को बढ़ाने में सरकार लगी है, लेकिन 5-10 साल में इतना बड़ा देश बदल नहीं सकता। इसलिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और सबसे पहले हमें हमारे देश के इकोसिस्टम को, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को पहले हमें सुधारना पड़ेगा। तब जाकर हमारे देश में ऐसे स्टार्टअप्स बनेंगे जो AI पर काम करेंगे, EV पर काम करेंगे, और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर वो काम कर पाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको ऐसे ही फूड डिलीवरी ऐप से काम चलाना पड़ेगा, इनोवेशन के नाम पर, स्टार्टअप्स के नाम पर। ऐसे ही गाड़ियों के एग्रीगेटर बनकर हम दुनिया को ये बताते रहेंगे कि हमने भी स्टार्टअप बना लिया है, हम भी इनोवेशन कर रहे हैं, और इसी प्रकार से लोग हमारे देश को यही मानने लगेंगे, दुनिया भर के लोग, कि ये डिलीवरी बॉयज़ का देश है, डिलीवरी करने वाले लोगों का देश है। यहाँ पर सस्ती डिलीवरी होती है, यहाँ पर सस्ते ड्राइवर मिलते हैं, यहाँ पर सस्ते मजदूर मिलते हैं। ये हमारा नाम पूरे देश में तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, और दुनिया भर की कंपनियां हमारे देश में आएंगी ये सोचकर कि हमारे यहाँ सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, चीप लेबर हमारे देश में है। और इस इमेज को तोड़ने के लिए अभी हमारे देश को, हमारी सरकारों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारे देश को जुगाड़ वालों का देश कहा जाता है, लेकिन जब सारे जुगाड़ फेल हो जाते हैं तब सिर्फ एक ही जुगाड़ काम आता है, और वो है रिश्वत का जुगाड़। हम शिक्षा की बात आपसे कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था का हाल तो देखिए, हमारे स्कूलों का हाल देखिए, हमारे देश में शिक्षकों का हाल देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका हाल देखिए। और फिर आप ये सोचते हैं कि इन स्कूलों से, इन कॉलेजों से हमारे देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल कर आएंगे। कैसे आएंगे ज़रा देखिए। चाहे कोई टेंडर लेना हो, कहीं पर एडमिशन कराना हो, कहीं पर नौकरी पानी हो, रिश्वत की परंपरा का पालन हमारे देश में आज भी करना ही पड़ता है।
और इसमें मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े नेता, अफसर और उनके चपरासी तक सब पैसा लेते हैं। और अब हम आपको एक ऐसे ही भ्रष्टाचार की कहानी के बारे में बताएंगे और फिर आप सोचिएगा कि हमारे देश में स्टार्टअप्स क्यों नहीं बन पा रहे, हमारे देश में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्यों नहीं काम कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब यह क्या फैसला था? यह फैसला पिछले साल आया था, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों को रद्द करने के आदेश दिए थे। ये वही भर्तियां हैं जो ममता बनर्जी की सरकार में वर्ष 2016 में हुई थी। अब देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों को रिश्वत या सिफारिश के आधार पर नौकरी मिली, उन्हें अपनी पिछले 9 साल की तनख्वाहें अब वापस करनी पड़ेंगी, जबकि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ धांधली के सबूत नहीं मिले हैं, वो नई भर्तियों में हिस्सा ले सकते हैं और उन्हें अपनी पिछले 9 साल की तनख्वाहें नहीं लौटानी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि वो मानवीय आधार पर अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि ये मानवीय संवेदनाएं भ्रष्टाचार और बेईमानी के वक्त कहां चली जाती हैं? पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ वो कोई आम घोटाला नहीं है। आपको याद होगा 3 साल पहले वर्ष 2022 में ईडी को ममता बनर्जी के एक पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के एक ठिकाने से 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। पार्थ चटर्जी वही नेता हैं जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए वर्ष 2014 से 2021 के बीच ये शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था और उस समय देश के लोग उनकी एक सहयोगी के घरों से नोटों की गड्डियां मिलने से हैरान थे। लोग देख रहे थे कि इतने नोटों की गड्डियां आखिर कहां से आ रही हैं, कैसे मिल रही हैं एक घर से। नोटों की इन गड्डियों को आज आप भूल गए होंगे, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको इनमें न जाने कितने योग्य और ईमानदार लोगों के सपनों की लाशें मिलेंगी। न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं इन नोटों के नीचे दबी हुई हैं और इन नोटों ने हजारों लाखों लोगों की खून पसीने की, ईमानदारी की कमाई को सोख लिया है। इन नोटों में से बदबू आ रही है। जो लोग पूछते हैं कि हमारे देश में वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े सफल लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो इन नोटों की गड्डियों के नीचे दबे हुए हैं। उनकी प्रतिभा इन नोटों की गड्डियों के नीचे दब जाती है। आरोप है कि ये 20 करोड़ रुपए पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में रिश्वत के लिए मिले थे और इस घोटाले में बेईमानी के साथ साथ भाई भतीजावाद भी था, यानी सिफारिश भी थी। इस घोटाले का पहली बार खुलासा तब हुआ जब पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा कराने के बाद 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिए। यहां सवाल यह उठा कि जब भर्तियां ही 24,640 पदों पर निकाली गई थीं, तो स्कूल सेवा आयोग ने 25,753 लोगों को नौकरियां कैसे दी। यह विवाद तब और बढ़ा जब सिलीगुड़ी की बबीता सरकार ने यह आरोप लगाया कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में 20वें नंबर पर था, लेकिन आयोग ने इस लिस्ट को रद्द कर दिया और जो नई लिस्ट जारी की उसमें 20वें स्थान पर बबीता की जगह अंकिता अधिकारी का नाम आ गया और 21वें स्थान पर बबीता का नाम था। इससे अंकिता अधिकारी को टीचर की नौकरी मिल गई और बबीता सरकार भर्ती की इस प्रक्रिया से बाहर हो गई, लिस्ट से बाहर हो गई। बबीता सरकार ने यह मामला हाई कोर्ट में जाकर उठाया और इस मामले की जब जांच हुई तो पता चला कि परीक्षा में अंकिता सरकार के बबीता सरकार से 16 नंबर कम आए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अंकिता सरकार को नौकरी दे दी क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी थी। अब आप सोचिए, बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की बेटी को इस तरह से नौकरियों में एडजस्ट किया जा रहा है। अब सोचिए, राजनीतिक दलों में तो पहले से ही परिवारवाद है और जब आम युवा ये सोचता है कि वो पढ़ लिख कर कोई परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी ले लेगा तो वहां भी मंत्री की बेटी को पहले नौकरी मिल जाती है। इस खुलासे के बाद हाईकोर्ट ने मंत्री की बेटी की नियुक्ति को रद्द कर दिया और उसकी जगह बबीता सरकार को यह नौकरी दे दी। लेकिन जब इस मामले की और आगे जांच हुई
तो फिर यह पता चला कि बबीता सरकार की मेरिट बनाने में भी, बबीता सरकार को जो मेरिट लिस्ट में रखा गया उसमें भी धांधली हुई थी। और इसी के बाद यह घोटाला एक किताब की तरह खुलता चला गया। बड़ी बात यह है कि बबीता सरकार भी इस नौकरी के लायक नहीं थी और जो दूसरी अंकिता थी वो भी इस नौकरी के लायक नहीं थी। और जो इस नौकरी के लायक रहा होगा उसको तो पता ही नहीं होगा, वो कहीं अपने घर बेरोजगार बनकर बैठा होगा, अब तक डिलीवरी बॉय बन चुका होगा या डिलीवरी गर्ल बन चुकी होगी। सबसे पहले यह पता चला कि असिस्टेंट टीचर्स की रैंक बढ़ाई गई थी और फिर यह पता चला कि कई टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की आंसर शीट्स में गड़बड़ी हुई। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग से सभी उम्मीदवारों की आंसर शीट मांगी तो पहले यह कहा गया कि इन आंसर शीट्स की फिजिकल कॉपी नष्ट की जा चुकी है ही नहीं, और इनकी स्कैन कॉपी असल में सुरक्षित है। लेकिन जब स्कैन कॉपीज मांगी गई तो पता चला कि आंसर शीट्स का कोई भी डेटा सुरक्षित है ही नहीं, यानी आंसर शीट्स पहले ही नष्ट कर दी गई और इनकी स्कैन्ड कॉपी भी नहीं रखी गई, सारे सबूत मिटा दिए। आज अगर यह डेटा सुरक्षित होता तो शायद अदालत को सभी लोगों की नौकरियां रद्द न करनी पड़ती, क्योंकि ऐसी स्थिति में अदालत को यह पता चल जाता कि कितने लोग गलत तरीके से ज्यादा नंबर लेकर पास हुए और टीचर बने और कितने लोगों को उनकी ईमानदारी और मेहनत से नौकरी मिली है। हमारे देश का दुर्भाग्य है ये कि यहां लोग टीचर की नौकरी भी बेईमानी से हासिल करना चाहते हैं। और सोचिए, जो लोग बेईमानी से स्कूलों में टीचर बनेंगे वो इस देश के बच्चों को आखिर इन स्कूलों में क्या पढ़ाएंगे। और सोचिए, आज जब आप अपने आसपास इतनी बेरोजगारी देखते हैं तो क्या उसके पीछे एक कारण ये नहीं है? As a citizen of this country, I have every right. আমি কিন্তু জাজকে রেসপেক্ট করে বলছি, আমি জাজমেন্টটা মেনে নিতে পারছি না। I can express some opinion about the verdict from the humanitarian point of view. মানবিকভাবে আশা করি আপনারা এটাকে ডিস্টর্টেড করবেন না। ইভেন আরেকটা কথা, আপনারা যাদের টেন্টেড বলে দিচ্ছেন, আমাদের কাছে তো কোনো ডকুমেন্ট নেই, কারণ আমাদের যদি স্টাডি করতে দিত আমরা নয় খুঁজে বের করতে পারতাম। আত্মরক্ষার জন্যও তো একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। এতগুলো টিচারের ভবিষ্যৎ ভুলে যাবেন না, এরা সবাই স্কুলে পড়ায়। স্কুলগুলোর কী হবে? এডুকেশন সিস্টেমটাকে কোলাপস করা কি বিজেপি গভর্নমেন্টের টার্গেট? বাংলাকে আর কত টার্গেট করবে? ये जजमेंट नहीं हो, ये बहुत गलत हुआ। यही बस बोलना है कि हम लोग कोई गलती नहीं की तो किस बात की पनिशमेंट? अब गलती प्रूफ करो। पहले सीबीआई ने जो डेटा वहाँ पे सबमिट किया है, वहाँ पे टेंटेड और अनटेंटेड जो कैंडिडेट्स है उनके पूरा का पूरा लिस्ट है। तो फिर हम किस बात की सजा हमें मिल रहे हैं? हम तो टेंटेड कैंडिडेट में कोई भी लिस्ट में नहीं है, हम टोटली अनटेंटेड है। फिर किस बात की सजा? हमें हमारी नौकरी क्यों छीन लिए गए? हाई कोर्ट में कोई केस में मतलब किसी को साथ अनजस्टिस होगा तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा ना जस्टिस के लिए, लेकिन वहाँ पे भी सेम इनजस्टिस हुआ मेरे खिलाफ। तो मेरा जो नेक्स्ट डिसीजन है कि दिल्ली पे हमारा एक टीम है, उन्होंने आएगा और उसके साथ डिस्कस करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। इसके बाद एक रास्ता है, रिव्यू पिटीशन है, तो हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे और उसके बाद जो प्रोसीड्यूर होगा तो होगा। जो आपने मेरिट के ऊपर लड़ाई करके नौकरी लिया था उसका भी नौकरी जा रहा है। अगर कौन कसूरवार है और कौन निर्दोष है, इतना लोगों का भीतर, उसको डिफरेंशिएट कौन कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल सरकार कर सकते हैं, तृणमूल सरकार कर सकते हैं, तृणमूल पार्टी कर सकते हैं, ये परिषद कर सकते हैं, लेकिन रुपया उन लोगों ने लिया तो वही तो जानते हैं किससे लिया और किससे नहीं लिया। इसका कैबिनेट में पास हुआ। व्हाइट पेपर देकर जो नौकरी मिला था 7,000 के 8,000, उसको तो कम से कम अलग करना चाहिए था। उसके साथ जो ओरिजिनल है उसको भी एक साथ कर दिया। आज उसके लिए पश्चिम बंगाल में 26,000 नौकरी चला गया। सहानुभूति है, अच्छा नहीं लग रहा है। इतने सारे लड़के लड़कियों को झटका उनको सबसे ज्यादा लगा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार
सिर्फ ये तृणमूल सरकार है। हम आपको फिल्मों में राष्ट्रवाद के उस युग के बारे में बताएंगे जो आज मशहूर अभिनेता मनोज कुमार के निधन के साथ समाप्त हो गया। ये वो युग था जिसमें सिनेमा विचारों का आईना हुआ करता था और मनोज कुमार उसका उजाला थे। मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने कलाकारों में से एक रहे जिन्होंने पर्दे पर सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि एक विचार, एक सोच और एक मिशन को जिंदा रखा, और वो भारत के पहले राष्ट्रवादी अभिनेता थे और देश के लोग उन्हें मनोज कुमार कम और भारत कुमार के नाम से ज़्यादा जानते थे, क्योंकि अपनी फिल्म में मनोज कुमार हर बार ये संदेश देते थे कि अपने देश से प्यार करना चाहिए, भारत से पर गर्व करना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आजकल राष्ट्रवाद की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मनोज कुमार ने अपने दौर में फिल्मों के जरिए लोगों को देशभक्ति की भावना का बहुत गहराई से शायद पहली बार एहसास कराया, और इसी देश प्रेम की बदौलत उनके चाहने वाले उन्हें भारत कुमार कहने लगे थे। सो आज जब राष्ट्रवाद की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हम सोचते हैं कि कुछ लोगों को कहते हैं ये राइट विंगर हैं, कुछ लोगों को कहते हैं ये लेफ्ट विंगर है। उस ज़माने में मनोज कुमार ने देश को ये सिखाया, और आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर देश जिन गानों के साथ राष्ट्रभक्ति के रस में डूब जाता है, वो गाने मनोज कुमार ने ही इस देश को दिए हैं। और आप याद कीजिए, मेरे देश की धरती सोना उगले, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं जैसे मशहूर गीत लोग आज भी गुनगुनाते हैं, और इन गीतों को सुनने के बाद अपने देश पर गर्व करते हैं और देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं। मनोज कुमार का निधन 87 वर्ष की उम्र में हुआ है, और उनका एक मशहूर डायलॉग था, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अपने देश के लिए प्यार, और देशभक्ति दिखावे की नहीं बल्कि दिल की चीज़ होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, भारत के हर उस व्यक्ति की तरफ से जो अपने देश से प्यार करता है, जो भारत से प्यार करता है और जो राष्ट्रवाद से भरा हुआ है।